हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द एसएससी सीजीएल पोस्ट, डिविजनल अकाउंटेंट। वेरी हाइप्ड जॉब, राइट? सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्लीटली डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में, जहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू गेट सेलेक्टेड फॉर डिविजनल अकाउंटेंट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट। इन जॉब प्रोफाइल वी विल टॉक कि उसका क्या काम रहता है डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि उसमें प्रमोशन क्राइटेरियाज क्या क्या हैं और कैसे कैसे उसका प्रमोशन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे उसकी पेज एंड पर्क्स क्या क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उसके ट्रांसफर्स के बारे में। सो टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी डिटेल in the simplest possible language so that you can easily understand it. Okay, so I have seen many videos are available on YouTube. It's not like that content is not available, but they have used really difficult language, and they are explaining things which are not at all relevant for an aspirant. ओके, सो हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल भाषा में बात करेंगे कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए और पोस्ट को सेलेक्ट करने के लिए जो आपके लिए रेलेवेंट है, सिर्फ उतना ही हम बात करेंगे। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, वो आप एक बार डिपार्टमेंट में चले जाओगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो वही है, सिंपल है। आई नो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, बट जो बच्चा नया है, जो सिर्फ उसी के लिए देख रहा है, सिर्फ उनके लिए। तो क्या होता है, एसएससी सीजीएल का एक एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसमें आफ्टर ग्रेजुएशन आप एलिजिबल होते हो। उसके और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो कि आप इसकी वेबसाइट पे, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। दैट इज ssc.gov.in, जो कि अब चेंज हो गई है। पहले ssc.nic.in थी, अब ssc.gov.in है। ओके, उस पर जाके आप अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हो, पीछे के कोई भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। जो एसएससी सीजीएल का नया नोटिफिकेशन है वो कमिंग जून में अभी रिलीज हो जाएगा। ओके, सो उसमें एसएससी सीजीएल में क्या होता है, दो एग्जाम होते हैं। फर्स्ट होता है टीयर 1 का एग्जाम, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है उसको। उसकी कट ऑफ जाती हैं ऑब्वियसली, और उसके बाद आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। वंस क्वालिफाइड तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। टीयर 2 उसके बाद एक ओनली एग्जाम होता है, जिसके बेस पे मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है और जिसके बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। टीयर 2 में क्या होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में रीजनिंग और मैथमेटिक्स होती है, सेकंड सेक्शन में इंग्लिश और जीके होती है, थर्ड सेक्शन में कंप्यूटर्स होता है। कंप्यूटर इज अगेन ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, बट आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइंग होने के बावजूद कुछ पोस्ट में उसके अच्छे मार्क्स मैटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी दिन विद अ गैप ऑफ 2 to 3 आवर्स एक आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जिसमें आपको एक पैसेज देते हैं जिसको आपको टाइप करना होता है। अप्रोक्सीमेटली 2000 की डिप्रेशंस आपको विद इन अ टाइम ऑफ 15 मिनट्स टाइप करने होते हैं। ओके, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइपिंग तो आप इजीली कर सकते हो। विद द डेली बेसिस प्रैक्टिस ऑफ 15-20 मिनट्स इज सफिशिएंट। ओके, तो जब आप वो एग्ज़ाम दे देते हो तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है, जिसके बेस पे आपको आपकी पोस्ट मिल जाती है। उससे पहले वो प्रेफरेंस फॉर्म भरवा लेते हैं आपसे। उस प्रेफरेंस फॉर्म में आपको अपनी पसंद की पोस्ट को सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक के उसमें प्रेफरेंस में डालना होता है। उसके बाद अपनी स्टेट प्रेफरेंस भी डाल देते हो, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो आपको उसमें पता चलता है कि आपके कौन सी जो पोस्ट है वो अलॉट हुई है और कौन सी स्टेट में हुई है। ओके, सो ये मोटा मोटा एक एसएससी सीजीएल का प्लान है। इससे भी ज़्यादा आपको एसएससी सीजीएल के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ में देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं टॉपिक ऑफ द वीडियो, दैट इज़ डिविजनल अकाउंटेंट। अब इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जॉब प्रोफाइल मैं आपको ईजीएस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में बताना चाहूँगी, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो डिविजनल अकाउंटेंट क्या होता है, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट होती है। तो ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, लेकिन फिर भी ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। जैसे मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, मेरी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, फिर भी ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। तो डिविजनल अकाउंटेंट जो होता है वो ग्रुप बी की पोस्ट होती है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। ठीक है, इन द डिपार्टमेंट ऑफ, ये जो कैग होता है, कैग के अंडर आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक बहुत लग्जूरियस काइंड ऑफ पोस्ट है, जिसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। 23 में तो आई गेस 0 ही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी रहती है कि वैकेंसीज थोड़ी कम होती हैं कंपैरेटिवली इस पर्टिकुलर जॉब। हर एक स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, फर्दर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है,
PHED डिपार्टमेंट होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी होता है, WRD जिसको बोलते हैं, ठीक है। PHED मतलब पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड PWD पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। सो ये तीनों डिपार्टमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और पूरे स्टेट ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। इन तीनों डिपार्टमेंट्स को डिवीजन बोला जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये डिविजन्स हैं, PWD, PHED एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, WRD। तो तीनों डिवीजन होती है, इनकी फर्दर 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच होती है इसकी अकाउंट्स ब्रांच, सेकंड ब्रांच होती है इसकी ड्राइंग ब्रांच, थर्ड ब्रांच होती है इसकी C ब्रांच, ओके। अब C ब्रांच क्या करती है, सारी इनवर्ड और आउटवर्ड जो एंट्रीज होती हैं ना, बेसिकली उसको मैनेज करती है, और इसको एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इतना बहुत है आपके लिए जानने के लिए कि ये एक ब्रांच होती है, ये इस पोस्ट के साथ रेलिवेंट नहीं है, तो ठीक है, आपको इसके बारे में और फर्दर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग ब्रांच क्या होती है, किसी भी तरह का लेआउट बनाना है, जैसे मान लो डिसाइड किया स्टेट गवर्नमेंट ने कि यहाँ से यहाँ तक हमें रोड बनानी है, तो ये ब्रांच जो होती है ना, उस पर्टिकुलर डिवीजन में जिसमें बन रही है, उस पर्टिकुलर डिवीजन में ये ब्रांच क्या करती है, लेआउट रेडी करती है कि कहाँ से कहाँ तक रोड बनेगी, कितने किलोमीटर की बनेगी, कितना फंड यूज़ होएगा, ठीक है। तो ये सारा जो प्लानिंग होती है ना, वो ये ब्रांच डिसाइड करती है, ठीक है। और फिर आती है अकाउंटिंग ब्रांच। अकाउंटिंग ब्रांच का काम ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, उसका सारा काम बिलिंग से रिलेटेड होता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग ब्रांच ऐसी है जहाँ पे डिविजनल अकाउंटेंट का काम होता है, ठीक है। तो हर डिवीजन में ये ब्रांच जो होती है, इसका जो हेड होता है, हम उसको डिविजनल अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे बिल्स लगाता है, इन चीज़ों में ये कॉस्ट आएगी, ऐसे ऐसे मेरे को काम करना, ये सब चीज़ें, जो जितने भी बिल्स होते हैं वो सारे अकाउंट्स सेक्शन में जाते हैं उस पर्टिकुलर डिवीजन के, ठीक है। मानो कि आप PWD में पोस्टेड हो, PWD के अकाउंट सेक्शन में आप हो, तो PWD से रिलेटेड जितने भी टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो अगर जहाँ डिसबर्स हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, PWD के अकाउंट सेक्शन में अपने बिल्स लगाएंगे। तो उन बिल्स का वेरिफिकेशन का काम डिविजनल अकाउंटेंट का होता है, ठीक है। अब डिविजनल अकाउंटेंट उन बिल्स को वेरीफाई करता है कि उसने जो बिल्स लगाए हैं, जितनी अमाउंट्स उनमें डाली है, वो एज़ पर मार्केट वैल्यूज सही हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर प्राइसिंग कर रखी हो किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनकी करेक्टनेस को बेसिकली वेरीफाई करने का काम डिविजनल अकाउंटेंट का होता है। जब वो वेरीफाई कर देता है, उसके बाद वो उन बिल्स को आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन अपनी डिवीजन के हेड को भेज देता है। डिवीजन के हेड को हम एक्शन बोलते हैं। उस डिवीजन के हेड को भेजने के बाद वो हेड क्या करता है, उसको अप्रूव कर देता है, और जब वो अप्रूव कर देता है तभी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होती है, ठीक है। तो डिविजनल अकाउंटेंट का काम बेसिकली होता है बिल्स का वेरिफिकेशन, मोटा मोटा आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुई जॉब प्रोफाइल के बारे में बात, ठीक है। जॉब प्रोफाइल, अब आप सेलेक्ट हो गए हो, ठीक है, ये सारा काम समझा दिया मैंने। अब मान लो कि आप सेलेक्ट हो गए हो, सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या होता है, 3 महीने के लिए तो हेडक्वार्टर्स में ही रखा जाता है, ठीक है। 3 महीने हेडक्वार्टर्स में रखने के बाद वो 3-3 महीने आपको क्या करते हैं, हर डिवीजन में ट्रेनिंग डिवीजन में भेजते हैं, ठीक है, ताकि आपकी ट्रेनिंग हो जाए। उस ट्रेनिंग के बाद आई गेस अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 8 और 9 मंथ्स आपका एक एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जिसको आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें फर्दर 7 सब्जेक्ट्स का पेपर होता है और वो आपको क्लियर करना होता है, और उसको क्लियर करने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स में क्लियर कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डिपार्टमेंट के पास राइट होता है कि वो या तो आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर दें या तो आपको डिमोट कर दें। बट टर्मिनेशन जैसा एक्सट्रीम स्टेप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेजरली नहीं लेते हैं, तो इतना उस चीज़ के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि वो कैट में केस करके मर्सी चांसेस भी ले सकते हैं, लाइक 2 to 3 मर्सी चांसेस ऑल्सो दे विल गेट। अगर उसके बाद भी आप वो एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाते हैं तो डिपार्टमेंट मोस्टली आपको डिमोट कर देता है फ्रॉम डिविजनल अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट। बट टर्मिनेशन जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, एंड होपफुली ये आज तक शायद नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। अब मान लो 8 to 9 मंथ्स के बाद वो एग्ज़ाम होता है, मान लेते हैं कि आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद 1 साल की सर्विस होने के बाद आपको कोई भी डिवीज़न अलॉट हो सकती है, आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको कोई भी डिवीज़न अलॉट हो सकती है। एक बार डिवीज़न आपको अलॉट हो गई तो उसके अकाउंट सेक्शन के आप हेड बन जाते हो, दैट इज़ डिविजनल अकाउंटेंट ओनली, ठीक है। जब आप हेड बन जाते हो उस केस में आपको एक खुद का कैबिन मिलता है, ठीक है। अब देखो, इनकम टैक्स से मैं कंपैरिजन करूँ तो मैं इंस्पेक्टर हूँ, तो हमें खुद के कैबिन अभी तक नहीं मिलते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से प्रमोट हो गए, जब इनकम टैक्स ऑफिसर हम बनते हैं ना, तब हमें हमारा खुद का कैबिन मिलता है, हमारे अंडर स्टाफ काम करता है, जिसमें एक इंस्पेक्टर मिनिमम होता ही है, एक टैक्स असिस्टेंट भी हो सकता है और एक एमटीएस भी हो सकता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह भी हो सकते हैं। बट डिविजनल अकाउंटेंट में क्या होता है कि जैसे ही आपको एक डिवीजन अलॉट हो जाती है तो आपके अंडर काम करने के लिए एक हेड क्लर्क रहता है, मोस्टली एक क्लर्क रहता है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर भी रहता है इन सम केसेस, और एक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा भी रहता है टू हैंडल ऑल दी एडमिन वर्क, और एक एमटीएस भी रहता है टू हैंडल द मिसलेनियस वर्क लाइक टी, कॉफ़ी, ज़ेरॉक्स, फाइलिंग वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें उनको हैंडल करने के लिए। सो इस अमेनिटी के बारे में मैं सोचूँ तो दैट इज़ अ ह्यूज अमेनिटी, राइट। देयर आर पीपल टू डू द टास्क दैट यू विल असाइन टू देम, राइट। सो आप एक अथॉरिटी की पोस्ट पे होते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस जॉब का, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर पोस्ट को ऑप्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होता है कि जब आप 2 इयर्स की सर्विस कंप्लीट कर लेते हो तो इसमें एक एसएएस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो नॉर्मल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उससे डिफरेंट होता है। अगर आप वो एसएएस का एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आप डायरेक्टली डिविजनल अकाउंटेंट से AAO की पोस्ट पे चले जाते हो, दैट इज़ 4200 ग्रेड पे से आप सीधा 4800 ग्रेड पे की पोस्ट पे चले जाते हो। AAO ये वही पोस्ट है जो सीजीएल में एक सेपरेटली भी AAO की पोस्ट होती है, सेम पोस्ट होती है ये, ठीक है। तो वो डायरेक्ट रिक्रूट्स AAO होते हैं और आप ये एग्ज़ाम पास करके जाते हो। एग्ज़ाम ये उनको भी देना होता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं देना होता, उनको भी देना होता है। तो देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि मान लो कि 2016 में आपने डिविजनल अकाउंटेंट ज्वाइन किया, ठीक है। आपकी 2 इयर्स सर्विस 2018 में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब 2018 में किसी AAO ने ज्वाइन किया। अब उस टाइम एसएएस का एग्ज़ाम अगर आपने उससे पहले क्लियर कर लिया तो आप उससे सीनियर हो जाते हो, ठीक है, ऑन द सेम टाइमलाइन। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो एसएएस एग्ज़ाम होती है इसके पास करने की जो डेट होती है वो आपकी सीनियोरिटी डिसाइड करती है फर्दर प्रमोशंस के लिए, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अब आपका डिसीजन होता है वो कि डिविजनल अकाउंटेंट का काम थोड़ा क्या रहता है, अच्छा रहता है, एंगेजिंग काम रहता है, लेकिन AAO का काम मोस्टली मोनोटोनस हो जाता है। AAO बनने के बाद आप मोस्टली कैपिटल सिटीज़ में चले जाते हो, जैसे राजस्थान की बात करूँ तो शायद जयपुर में पोस्टिंग मिलेगी आपको, पंजाब हरियाणा की बात करूँ तो चंडीगढ़ में पोस्टिंग मिलेगी। तो फैमिली एस्पेक्ट्स और अच्छी सिटी में अगर आप रहना चाह रहे हो सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ऑब्वियसली आपके HRA में फ़र्क पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में फ़र्क पड़ेगा, सैलरी वाइज फ़र्क पड़ेगा, बट उसके हिसाब से आपके फिर बाकी खर्चे भी तो ऐड हो जाते हैं अगर आप इतनी बड़ी सिटी में जाकर रह रहे हो। सो वो चीज़ बिल्कुल है। उसके अलावा AAO की पोस्ट पे आपका थोड़ा मोनोटोनस काम हो जाता है जिसमें आपका सेम ही काम रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि DA का काम मोनोटोनस नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है आपकी डिविजन्स चेंज होती रहती हैं, आप जगह जगह अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होते रहते हो, तो आपका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, आप अलग अलग डिविजन्स में काम करने का एक्सपीरियंस लेते रहते हो। लेकिन AAO का प्रेटी मच सेम ही काम होता है, मोस्टली कैपिटल सिटीज़ में ही वो रहते हैं, तो बहुत एक्साइटिंग काम नहीं रह जाता है AAO का, ओके। तो अब हमने कम्प्लीटली जॉब प्रोफाइल को समझ लिया, कम्प्लीटली एग्ज़ाम्स को समझ लिया। अब हम बात करते हैं प्रमोशंस की, ठीक है। डिविजनल अकाउंटेंट से नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर सेकंड होता है, ओके, DAO 2, जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे डिविजनल अकाउंटेंट से आप 4600 ग्रेड पे डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 1 बनते हो, जिसमें मिनिमम जो टाइम होता है वो 5 इयर्स होता है, मिनिमम सर्विस ऑफ 5 इयर्स इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद आपका प्रमोशन वैकेंसी बेसिस पे होता है, ठीक है। कई कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत स्टेगनेशन है और कई कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत फास्ट है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलरली स्टेट पे। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया वो 5 इयर्स का है। फिर DAO 2 से आप डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर 1 या डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर बनते हो, ठीक है, जो कि फर्दर 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। उसके बाद आप वहाँ से
सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर बनते हो, जो कि 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 10 पे आती है, ठीक। दैट इज़ द मैक्सिमम पाथ फॉर दिस डिविजनल अकाउंटेंट जॉब। अगर आप DA में ही कंटिन्यू करते हो तो आप मैक्सिमम सीनियर DAO तक पहुंचते हो, ठीक है। अब मैंने एक और चीज़ बताई कि SAS के एग्ज़ाम के बाद आप AAO भी बन जाते हो, तो उस केस में सपोज़ कि आप बहुत यंग एज में डिविजनल अकाउंटेंट ज्वाइन कर लेते हो और AAO आफ्टर 2 years ओनली बन जाते हो, लेट्स से 24, 25, 26 के एज में आप AAO बन जाते हो, ओके। बहुत फेयर चांसेस होते हैं कि आप DAG बन जाओ या सीनियर DAG भी बन जाओ, अगर आपके टाइमली प्रमोशंस हो जाते हैं तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रख के अपना पाथ चूज़ कर सकते हो। खैर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप जब डिपार्टमेंट के अंदर जाते हो ना तो आपको मिल ही जाएंगी, इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ कि आपका अल्टीमेट करियर कहाँ पहुँच सकता है अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब में जाते हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई प्रमोशंस के बारे में। अब अगर मैं सैलरीज और पर्क्स की बात करूँ तो ऐसे ही टोल्ड यू कि ये ग्रुप बी की पोस्ट है, बट 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, तो इसकी बेसिक सैलरी होती है 35,400, दैट इज़ 35,400 रुपीज़। अब आप उसमें अपना DA ऐड कर दीजिए, वो कि जैसे मैं एक्सिटीज़ के बारे में ही बात कर रही हूँ सारी की सारी, तो एक्सिटी में आपका जो DA होता है वो 50% है, और DA तो मोस्टली सेम ही रहता है, HRA पे फ़र्क पड़ता है, और HRA जो है वो 30% है। तो 35,400 प्लस DA 50% यू आर गोइंग टू ऐड, राइट, दैट इज़ 17,700, और उसके बाद आप HRA 30% ऐड कर दोगे तो 35,400 का 30% HRA, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये सब ऐड करके आपका ग्रोस अमाउंट बनता है, जिसमें से जो भी एप्लीकेबल डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि NPS का डिडक्शन, अगर कोई इनकम टैक्स लाइबिलिटी में आता है तो इनकम टैक्स भी अपना डिडक्ट कराता रहता है हर महीने थोड़ा थोड़ा, वो सब डिडक्शन हटा के आपको नेट पे मिलती है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपको अप्रोक्सीमेटली 52,000 के अराउंड या 53,000 के अराउंड एज ऑन डेट अगर आप लगते हो तो इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है। और आपके रेफरेंस के लिए मैं क्या करूँगी, एक सैलरी स्लिप अटैच कर देती हूँ। तो बट उस टाइम जब उसने ज्वाइन किया था तो DA 42% था, आज 50% है, उस हिसाब से आप अपने चेंजेस करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, सैलरी की मैं बात करूँ तो ये तो एक्सिटी हो गई, लेकिन डिविजनल अकाउंटेंट की ये जो डिविजन्स होती है ना, वो छोटी छोटी डिविजन्स होती हैं, और वो छोटी छोटी डिविजन्स बहुत छोटी छोटी जगह होती हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या होते हैं, जेड सिटीज़ में आ जाएंगे, ओके। तो उस हिसाब से आपका HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब कम हो जाते हैं, तो एक सिग्निफिकेंट चेंज उसमें आ जाता है। लेकिन उसका पॉजिटिव पॉइंट मैं देखूँ तो वो ये होता है कि इतनी छोटी जगह पोस्टेड हो तो ऑब्वियसली आपका रहने का, खाने का खर्चा जो है वो भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है, ठीक है। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको डिसाइड करना है अल्टीमेटली कि जैसे किसी किसी को होता है कि मेट्रो लाइफ मुझे पसंद है, मुझे चाहिए कि मैं बहुत बड़ी सिटी में पोस्टेड रहूँ, ये सब क्राइटेरियाज रहते हैं दिमाग में सबके। तो उस हिसाब से आपको देखना होता है कि आप कौन सी सिटी, अगर लेट्स सपोज कि आप कैपिटल सिटीज़ में रहना प्रेफर करते हो तो AAO की लाइन में भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुई सैलरी और पर्क्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र्स के बारे में, ठीक है। ट्रांसफ़र्स की मैं अगर बात करूँ ना तो आई गेस 5 to 6 years के बाद आपका ट्रांसफ़र होता है किसी एक डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न में। उसमें भी आप अपने घर के आसपास ही वो ट्रांसफ़र सीख कर सकते हो, क्योंकि आपके घर के आसपास की 100 किलोमीटर की रेडियस में बहुत सारी डिवीजन्स बनी होती हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की, मान लो। तो उससे आपको क्या होता है कि बहुत दूर कभी नहीं जाना पड़ता अपने घर से। तो ये इस जॉब का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको होम पोस्टिंग अगर मिल गई है उसके बाद आपको अपने घर से कभी दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और आप उसी स्टेट में रहते हो, जिस स्टेट में आपने एक बार ज्वाइन कर लिया आप हमेशा उसी स्टेट में रहते हो। इसीलिए तो टोटल इंडियन स्टेट्स में से कुछ 17-18 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि SSC के थ्रू डिविजनल अकाउंटेंट हायर करते हैं, और बाकी के स्टेट्स ऐसे हैं जो स्टेट एग्जाम्स के थ्रू डिविजनल अकाउंटेंट हायर करते हैं। बट वंस यू ज्वाइन द डिपार्टमेंट, आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हो, आपको जो सैलरी मिलती है वो स्टेट गवर्नमेंट से ही मिलती है, ठीक है। तो ये सारा था डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको चूज़ करते टाइम बहुत हेल्प हो सके, बहुत कंपैरिजन करके आप देख सको, ठीक है। अब एट लास्ट मैं DAO के मैं प्रोज एंड कॉन्स में आपको बता देती हूँ, ठीक है। DAO की मैं प्रोज की बात अगर कर लूँ ना पहले, तो सबसे पहले तो कि एक ग्रुप B की पोस्ट होती है, ठीक है। ग्रुप B की पोस्ट होने के बाद आप एक डिविजनल हेड होते हो। डिविजनल हेड होने के साथ क्या होता है कि आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप एक
आप एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हो, जो लोग आपके अंडर काम करते हैं और आप पर्टिकुलरली उस डिवीज़न के हेड होते हो, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा पर्क है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मतलब पावर। सो दिस इज़ काइंड ऑफ पावरफुल पोस्ट। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ अगर इसके पर्क्स में, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है इस पोस्ट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड। वही स्टैंडर्ड सैटरडे संडे तो ऑफ रहता ही है, उसके अलावा जो 5 डेज़ वीक होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। तो बेसिकली अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो, जैसे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फॉर दैट मैटर किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट पोस्ट फॉर यू, ठीक है, जहाँ पे आप अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर सकते हो फॉर फर्दर स्टडीज़। अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स अ डे मिल जाते हैं जहाँ पे वो अपनी यूपीएससी को डिवोट कर सकता है अपार्ट फ्रॉम डूइंग हिज जॉब। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो तो भी डीए की पोस्ट बहुत अच्छी है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्या होती है कि अगर आपको अपना होम स्टेट मिल जाता है, तो आप होम स्टेट में भी अगर आपका जो होम टाउन है वो बहुत छोटी जगह है, तो पॉसिबल है कि डीए में आप अपने होम टाउन तक की पोस्टिंग ले सकते हो, उसके बहुत नियर जा सकते हो। उसके नियरेस्ट जाने का सबसे अच्छा तरीका जो सीजीएल की पोस्ट में से मैं देखूँ तो वो डिविजनल अकाउंटेंट ही है। तो अगेन ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं कि वो अपना होम स्टेट ले जाएंगे बेस्ड ऑन द वैकेंसीज, तो वो लोग भी इस बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर कॉन्स की बात करूँ ना, तो कॉन्स में बहुत बड़े कॉन्स तो नहीं है, बट हाँ, जैसे कि मोनोटोनस जॉब होती है। एक तो आपको पूरी ज़िंदगी वही बिल्स वेरीफाई करने हैं, वही अकाउंट सेक्शन में काम करना है, और क्या ही हो जाएगा उसमें चेंज, राइट। अकाउंट्स वेरीफाई करना, बिल्स को वेरीफाई करना और सेम तरह का काम करना, दैट इज़ व्हाट यू विल बी डूइंग फॉर योर एंटायर लाइफ। तो हाँ, मोनोटोनस जॉब है, उस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसको डेली बेसिस चैलेंजेस पसंद है, जिसको चाहिए कि उसकी जॉब में उसको थोड़ा एक्साइटमेंट रहे, तो दिस इज़ नॉट द जॉब फॉर यू, ओके। उसके अलावा मैं अगर कॉन्स की बात करूँ तो ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसके बाद बहुत छोटी जगह ये डिविजन्स होती हैं। तो कुछ स्टेट्स जिनके पास बहुत अच्छा बजट है, नो डाउट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट मोस्टली जगह वो उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। प्रॉपर सरकारी दफ्तर जिसको आप बोलते हो, वो वाले ऑफिसेज आपको मिलते हैं, बट अगेन डिपेंड करता है ओब्वियसली प्लेस पे, तो वो भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यू कैन से कि थोड़ी होती है इसमें। कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के साथ आप डील करते हो, तो दीज पीपल आर समहाउ कनेक्टेड विद पॉलिटिशियंस और लोकल एमएलएज एमपीज वगैरह। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि येस, दे कैन प्रेशराइज यू प्रीटी मच बिकॉज ऑफ दीज अथॉरिटीज़। बाकी तो और कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं, तो ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपको अच्छी डिवीज़न मिल गई ना, तब तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ एक्टिव डिवीज़न। लेकिन आपको ऐसी डिवीज़न मिल गई जो दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्टिव, जिसमें कोई काम ही नहीं है, तो उस केस में पॉसिबल है कि आपके पास कोई काम ही नहीं होगा। काम नहीं होगा तो आपका बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं होगा, एक्टिव डिवीज़न नहीं है आपकी, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी वाली चीज़ है ना, तो ये वहाँ पे वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपको उन लोगों से डील ही नहीं करने का मौका मिलेगा। एक्टिव डिवीज़न में आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह या बहुत सारे लोगों से डील करते हो, देन यू फील दैट पोजीशन ऑफ पावर, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव अ डिसीजन टू मेक। सो वो भी बहुत बड़ी बात है। और एक्टिव डिवीज़न के लिए ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत रहता है आपस में। जो पॉलिटिक्स हर डिपार्टमेंट में चलती है वो यहाँ भी है, तो वो तो जॉब के साथ अटैच हो ही जाती है। तो वो सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसको चूज़ करने से पहले। आप जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लीजिए, ओके। होप इट हेल्प्स। अगर आपको फर्दर इस पर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज उसका जवाब दूंगी। होप इट हेल्प्स गाइस, बाय बाय।